नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करना। अगर इससे पहले आपने 1.1 का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट है क्लास 10th के नाम से, आप उसको जाकर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम 1 से लेकर 7 तक सभी प्रश्नों का हल करेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम पहला प्रश्न को बनाना शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जो भी संख्या दिया है ना, इसका गुणनखंड निकाल कर उसके बाद उसके गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो चलिए हम 140 का निकालते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले छोटा अंक से भाग लगाएंगे, तो 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, या 70 हो जाएगा। फिर 70 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर 35 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भी भाग नहीं लगेगा, तो हम 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 से भाग लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 7 में जब 7 से भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं गुणनखंड के रूप में। तो क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। अब क्या करेंगे, देखेंगे अगर सेम संख्या रहेगा तो उसके घात के रूप में लिख देंगे। तो ये 2 गुने 2 है तो इसका 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। फिर लिख देंगे यहाँ 5 गुने 7 गुने 1। यह हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। यह हो गया हमारा गुणनखंड के जो बोला है ना प्रश्न में गुणनफल के रूप में लिखना, तो हम लोग इसको लिख दिए। यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अब हम एक के दूसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 156। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे और उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये भी 2 से भाग लगाएंगे। तो 156 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 78 होगा। 78 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब 39 में 2 से भाग नहीं लगेगा। 2 से भाग क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 2 के विभाज्यता का नियम कहता है। अब 3 से देखते हैं तो 9 3 12 हो जा रहा है, तो यह 3 से भाग लगेगा। तो 3 से भाग लगाएंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा तो 13 से भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये हमारा गुणनखंड निकाल लिए, लेकिन हमें इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो लिखेंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1। ठीक है, अब देखिए 2 2 बार है तो इसको हम स्क्वायर लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13 गुने 1। यह हमारा उत्तर हो गया। आशा करता हूं कि यह दोनों प्रश्न आपको समझ आए होंगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब हम एक का तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है 3825। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके लास्ट में 0 2 4 6 नहीं है तो यह 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 से चेक करेंगे। तो 5 2 हो जाएगा 7, 7 8 हो जाएगा 15, 15 3 हो जाएगा 18। तो 3 के पहाड़े में 18 या तो 3 से यह भाग लग जाएगा। तो सबसे पहले हम इधर 3 से भाग लगाकर देखते हैं कि कितना आता है। 3 में 1 से भाग करेंगे 3, 0 हो जाएगा, ऊपर से आएगा 8। 3 में 2 से भाग करेंगे तो 6, घट जाएगा 2, ऊपर से आएगा 2, 3 7 21, फिर घटेगा तो 1 हो जाएगा, ऊपर से आएगा 5, 3 5 15। ठीक है, तो इसको भाग किए तो कितना आ गया, 1275। 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1275। अब फिर देखेंगे कि यह 3 से भाग लगेगा कि नहीं। तो 7 5 12, 12 2 हो जाएगा 14, 14 1 15, ये भी लग जाएगा 3 से। तो चलिए इसमें भी 3 से भाग लगाते हैं। तो अब ये ऐसे तो बच्चा वाला तरीका हो गया। चलिए हम ऐसे बताते, 3 में 4 से भाग लगाएंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 3 में जब 7 में भाग लगाएंगे तो 2 से भाग लगाएंगे तो 1 इधर आ जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 5 15। चलिए अब इसमें देखते हैं कि यह 3 से भाग लगेगा कि नहीं। तो 5 2 7 और 7 4 11, ये नहीं लगेगा क्योंकि 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो जिस संख्या के लास्ट में अगर 0 5 रहेगा तो वह संख्या 5 से लग जाता है भाग। तो चलिए इसमें हम 5 से भाग लगाते हैं।
तो 5 है 40 हो जाएगा, तो 2 इधर जाएगा 25, तो 5 25 हो जाएगा। फिर 85 में 5 से भाग लगाएंगे तो 17 पचे 85 हो जाएगा। 17 में किसी से भाग नहीं लगेगा तो 17 को ऐसे ही 17 से भाग लगाएंगे तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। लेकिन क्या बोला है प्रश्न में, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो लिख लेते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 गुने 1। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 38 25। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा और गुना 17 गुना 1, यह हमारा आंसर होगा। चलिए चौथा प्रश्न को अब हम बनाते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है 5005। तो इसका भी सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद जो गुणनफल आएंगे उसके गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लास्ट में 5 है, तो ये अभी विभाजता के नियम में पढ़े होंगे, जिस संख्या के लास्ट में 05 होता है वह संख्या 5 से भाग लग जाता है। तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 ऐसे 0, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, यह बच जाएगा 1001। इसमें अब क्या होगा, 5 से भाग नहीं लगेगा, तो 7 से जब भाग लगेगा तो चलिए हम 7 से भाग लगाते हैं। तो 10 में जब 7 से भाग लगाएंगे तो एक बार में शेष आ जाएगा 3, तो 3 इधर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 30। तो 7 के पारा जब 4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 28, तो उसमें से 2 आएगा तो इधर हो जाएगा 21। फिर 7 के पारा 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 21। अब आ गया 143। 143 में 7 से भी भाग नहीं लगेगा तो हम लोग 11 से भाग लगाते हैं। तो 11 से जब भाग लगाएंगे तो 11 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1। तो 14 में से जब 11 घटेगा तो 3 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 33। तो 11 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो 33 कट जाएगा। अब आ गया 13। 13 में किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा तो 13 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब लिखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। तो लिखते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। लेकिन इसमें तो कोई संख्या दोबारा रिपीट ही नहीं होगा कि उसका स्क्वायर लिखे, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम इसके पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा प्रश्न है 7429। तो 7429 का हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यह जो लास्ट में 0 2 4 6 रहता है तो 2 से भाग लगता है, तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से भाग लगाने के लिए 3 के पहाड़े में होना चाहिए, तो 9 2 11, 11 4 15, 15 7 हो जाएगा 22, तो यह 3 से भी नहीं लगेगा। 5 से भाग लगाने के लिए 0 और 5 लास्ट में होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। यह 7 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 11 से 13 से भी नहीं लगेगा, तो यह भाग लगेगा 17 से। तो जब हम 17 से भाग करते हैं तो इधर 17 से क्या करते हैं, हम भाग करके बता देते हैं। 74 29। तो 17 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 68। ठीक है, अब घटाएंगे तो 4 में से 8 नहीं जाएगा, तो 14 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 6, या 6 6 0 हो जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 2, यह हो गया 62। फिर 17 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 68, तो हम 3 बार लगाएंगे तो 51 से लगाएंगे। ठीक है, तो जब 51 से लगाएंगे भाग तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो 1, ऊपर से क्या आ जाएगा 9। अब 17 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ेंगे तो 119 आ जाएगा। तो देखिए यही आएगा 17 से भाग लगाने पर 437। अब यह 437 जो आया है यह 19 से भाग लगेगा। ठीक है, तो 19 से भाग लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं 19 437। ठीक है, तो 19 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 38। घटाएंगे 13 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, सॉरी 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 0 पर से आ जाएगा 7। अब क्या हो गया, 19 दिया होता है 57, तो यहाँ लिख लेते हैं 57, यह आ गया 23। ठीक है, 23 भाग नहीं लगता है तो 23 से भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। यह आ गया हमारा गुणनफल। अब इसको लिख लेते हैं, 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैं करता हूँ कि एक के आप पांचों प्रश्न को हल करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का
एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। यह जो संख्या दिया है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है कि नहीं। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा वो दोनों को गुना करना है और यह पहला और दूसरा संख्या को गुना करके देखना है कि दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम इसके पहला प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न है 26 और 91 का क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकाल के जांच करना है। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले 26 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 13 हो जाएगा। अब यह भाग नहीं लगेगा तो यहाँ लिख लेते हैं 13, यहाँ लिख लेते हैं 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके 91 का भी गुणनखंड निकालते हैं। तो 91 का गुणनफल लगाएंगे तो यह 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा 13, फिर 13 को भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब लिखते हैं 26 के आगे 26 का गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुने 13। फिर 91 के आगे 91 का गुणनखंड लिखते हैं 7 गुने 13। अब इसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यह दोनों के गुणनखंड में जो संख्या सेम सेम मिल जाता है वह एचसीएफ होता है। ठीक है, तो देखिए 13 मिल रहा है तो 13 जो मिल रहा है यही एचसीएफ होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जो मिल गया उसको पहले लिख लीजिए और जो बच गया उसको गुना कर दीजिए। ठीक है, जब यह गुना करिएगा वो जो अंक आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 182। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया। ठीक है, और हम एक सूत्र पढ़े हैं, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, ठीक है, बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, पढ़े हैं कि नहीं, वही पूछ रहा है कि दोनों संख्या का गुना। ठीक है, तो 26 गुना 91 और उसका एलसीएम कितना आया है 182। ठीक है, और इसका एचसीएफ कितना है 13, यहाँ लिख लीजिए जांच। ठीक है, जांच। अब इसको गुना करेंगे दोनों को, जब ये दोनों संख्या को गुना करेंगे 26 में 91 तो आ जाएगा हमारा 23 6 6 6। ठीक है, और 182 में जब भी 13 से गुना करेंगे ये भी आएगा 23 6 6। ठीक है, यहाँ एक 6 ज़्यादा लिख दिए, सॉरी। देखिए दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको पहला प्रश्न समझ आए होंगे। क्या करना है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल देना है और जांच में पहला संख्या गुने दूसरा संख्या का गुना कर देना है और फिर इधर एलसीएम गुने एचसीएफ का गुना कर देना है, दोनों बराबर ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, इतना और इतना दिया है, इसका गुणनखंड निकाल कर इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और जांच करेंगे। तो सबसे पहले 510 का गुणनखंड निकालते हैं। तो जब 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 255। या 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 से भाग लगाएंगे तो 5 5 10 दोबारा 3 से लग जाएगा तो आ जाएगा 85। 85 में 3 से भाग नहीं लगेगा, 5 से भाग लगेगा तो हो जाएगा 17। ठीक है, अब चलिए 92 का क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। जब 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 46, फिर जब 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 23। अब इसके आगे भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं 510, इसके सामने इसका गुणनखंड लिख लेते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। फिर 92 लिख लेते हैं, 92 के आगे इसका गुणनखंड लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 23। अभी क्या सिखाए हैं कि दोनों में जो सेम सेम मिलेगा वह एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, दोनों में सेम सेम क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो हमारा एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम निकालेंगे तो जो एचसीएफ आ गया तो पहले तो उसको लिख लेंगे और जितना बच गया है उतना से गुना करेंगे। तो सबसे पहले 3 गुने 5 गुने 17, ऊपर वाले में यही ना बचा है। चलिए फिर नीचे वाला में क्या बचा है, 2 गुने 23। अब इसको गुना करते हैं, जो आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो गुना करने पर इतना लंबा गुना करने के बाद आएगा हमारा 23 4 6 0, यही हमारा आएगा 23,460। तो एलसीएम और एचसीएफ तो आ गया। अब क्या करना है, हमें जांच करना है तो यहाँ लिख लेंगे जांच। तो जांच में क्या करना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होना चाहिए। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है 510 है, दूसरी संख्या क्या है 92 है, एलसीएम कितना आया है 23,460 आया और एचसीएफ कितना आया है 2। अब दोनों को जब गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा
46,920, यहाँ भी हो जाएगा 46,920। यही हमारा जांच का प्रोसेस होगा। आशा करता हूँ कि आपको दूसरा भी समझ आया होगा। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 336 का गुणनखंड निकालते हैं। तो जब 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 168। फिर इसमें जब 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 84। फिर 84 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 42। ठीक है। और 42 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 21। 21 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है। फिर क्या करते हैं, 54 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। जब 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 27। 27 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 9। फिर 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3। अब क्या बताए हैं, दोनों का गुणनखंड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पता करेंगे। ठीक है। उसके बाद तब जांच करेंगे। तो इसका क्या आ गया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 है। फिर क्या है, 3 है। फिर क्या है, 7 है। उसके बाद इसका एल गुणनखंड क्या है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है। अब बताए हैं कि जो सब मिल जाएगा वह हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो इसमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। इसमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। और कोई है जो मिलने वाला है, नहीं है। तो लिख लेंगे एचसीएफ बराबर 2 गुने 3 यानी कि हो जाएगा 6। जब एलसीएम निकालेंगे तो बोले हैं जो एचसीएफ आया है उसको तो लिख लेंगे, उसके बाद जो जितना बच जाएगा उसको गुना करेंगे। तो 3 को 2 बच गया तो 2 गुने 2 गुने 2, 7 बच गया तो 7 लिख लिए। फिर इसमें 3 गुने 3 बच गया तो 3 गुने 3 लिख लेते हैं। जब इसको गुना करेंगे सभी को तो आ जाएगा 3024। ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 3024। ठीक है। 3024 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। थोड़ा अभाव है पन्ना का, अभी एक ही को पन्ना पर बताना है, अभी दूसरा पन्ना लगा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ लिख लेते हैं जांच। आप अच्छे से अपने कॉपी में बना लीजिएगा। ए गुने बी अब बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या बताया है, ए गुना बी यानी कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। तो पहला संख्या क्या है, 336। दूसरा संख्या क्या है, 54। एलसीएम कितना आ गया, 3024। और एचसीएफ कितना आ गया, 6। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 18,144। ठीक है। ये भी गुना करेंगे तो हो जाएगा 18,144। ठीक है। देखिए दोनों सेम आ गया। आशा करता हूँ कि ये तीनों प्रश्न समझ आए होंगे। हम 1 नंबर प्रश्न के सभी प्रश्नों को हल कर लिए, 2 नंबर प्रश्न के भी तीनों प्रश्नों को हल कर लिए। अब आ गया हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग तो इसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं, लेकिन इसमें जांच किए हैं। इसमें क्या बोल रहा है, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकाल के छोड़ देना है, इसमें जांच नहीं करना है। तो चलिए इसके हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। चलिए तीसरा का पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3, फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1। फिर 15 में लगाएंगे तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 21 का निकाल लेंगे तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 7, फिर 7 में लगाएंगे तो 1। अब क्या करेंगे, यह तीनों को लिखेंगे 12 बराबर इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है उसको यहाँ लिख लेंगे। 15 में जो अभाज्य गुणनखंड आया है उसको यहाँ लिख लेंगे। और 21 में जो अभाज्य गुणनखंड आया है उसको यहाँ लिख लेंगे। और एचसीएफ का मतलब होता है ये तीनों में जो मिलेगा वही संख्या एचसीएफ होगा। और देखिए तीनों में 3 मिल रहा है, तो तीनों में जो तीन मिल रहा है तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, बोले कि एचसीएफ लिख देना है और जो संख्या छूट गया है उसको लिखेंगे। तो 2 2 उसमें बचा है, इसमें 5 बचा है और इसमें 7 बचा है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 420। तो इसमें केवल एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना था, जांच नहीं करना था।
आशा करता हूँ कि आपको पहला प्रश्न समझ आए होंगे। समझ आए होंगे तो एक लाइक जरूर करिएगा और आशीष बोर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही प्रत्येक प्रश्नावली का आपका वीडियो प्ले लिस्ट में बना है, जरूर देखिए। चलिए हम आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। तो इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तीनों अभाज्य ही संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक और स्वयं से ही भाग लगे, तो इसमें दूसरा किसी से भाग नहीं लगेगा। तो ऐसे ही लिख लेते हैं 17 1 गुने 17, फिर लिख लेते हैं 23, तो 1 गुने 23, फिर लिख लेते हैं यहाँ 29, तो 1 गुने 29। इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं कि जिसमें एक और स्वयं से ही भाग लगे, उसे और दूसरे किसी से भाग ना लगे, जिसका गुणनखंड मात्र 2 हो, एक और वह संख्या, तो उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए अब क्या कर देंगे, तो इसमें क्या मिल रहा है, तीनों में एक मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 17 गुने 23 गुने क्या हो जाएगा 29। अब क्या करेंगे, यह तीनों को गुना करेंगे तो 11,339 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। दूसरा प्रश्न भी आपको समझ आ गया। चलिए इसमें का हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न का हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर 9 को निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 25 को निकालेंगे तो 5, यहाँ पे 5 और 5 से निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तीनों के सामने तीनों का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 8 का हो गया, 9 का हो गया 3 गुने 3, फिर 25 का हो गया 5 गुने 5। देखिए तो इसमें कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, तो 1 होगा ना, सभी में 1 से गुना होगा, तो तीनों में क्या है गया, 1 कॉमन हो गया, तो लिख लेंगे एचसीएफ बराबर 1। और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यह सभी जो संख्या आया है उससे गुना कर लेंगे। तो 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, तो 2 गुने 2 क्या होगा 8 होगा, 3 तिया 9 होगा, 5 पचे 25 होगा। अब यह तीनों को जब गुना करेंगे 8 9 और 25 को, तो हमारा आ जाएगा 1800। तो इसका एलसीएम आ गया 1800 और एचसीएफ क्या आ गया 1। आशा करता हूं कि आपको तीनों प्रश्न समझ आए होंगे। 3 नंबर के ये तीनों प्रश्न समझ आ गए होंगे, तो एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब हम चौथा प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न दिया है एचसीएफ 306,657 बराबर 9, यानी कि पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 है, जिसका एचसीएफ 9 आया है और एलसीएम ई दोनों का निकालना है। ठीक है, तो क्या दे दिया है, पहली संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या दे दिया है और एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम हमें पूछ रहा है। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। आइए हम इसको हल करते हैं 4 नंबर प्रश्न को। चलिए दिया है पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 और एचसीएफ दे दिया है 9। तो एलसीएम का फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली संख्या को लिखते हैं कि क्या दिया है। तो पहली संख्या दे दिया है 306, दूसरी संख्या क्या दिया है 657। ठीक है, और एचसीएफ कितना दे दिया है 9। अब 9 से क्या करेंगे, 657 को कटा देंगे, 9 से 657 कट जाएगा 73 बार में, 73 से भाग करेंगे तो आ जाएगा। अब बच क्या गया, 306 में क्या करेंगे 73 से गुना करेंगे, तो 306 में 73 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 22,338। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, एलसीएम निकल जाएगा। आशा करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको समझ आए होंगे। चलिए अब हम पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए कोई संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। चलिए हम 5 नंबर का हल लिख दिए हैं। इसको समझने से पहले यहाँ एक गलती हुआ है, यहाँ 306 है तो यहाँ हम 330 ही लिख दिए 306। अब गुना करने पर आंसर आएगा। चलिए इसको
इसको हम समझा देते हैं। 5 नंबर को लिखा है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन 6 का हम लोग तो प्रश्न में 6 दिया है, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 ही होगा, तो इसलिए 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 का रूप नहीं आ रहा है, तो अतः यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ऐसे आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए हम आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं। आगे वाला प्रश्न है 6 नंबर, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो भाज्य संख्या पहले समझ लीजिए। ठीक है, भाज्य संख्या वह होता है जो एक से और स्वयं से और उसके अलावा किसी और से भी भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या बताए हैं, जो एक से, जैसे में 2 लिखा है तो यह एक से ही भाग लगेगा, नहीं तो 2 से। तो एक से और स्वयं से जो संख्या में भाग लगता है उसे अभाज्य कहते हैं। ठीक है, अभाज्य कहते हैं। और जो इन दोनों के अलावा कोई और से भी भाग लग जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4, यह 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा और 4 से भी भाग लग जाएगा। तो यह अगर ऐसा आसान शब्दों में समझे तो जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो, ठीक है, एक और स्वयं, तो वह भाज्य। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम बोलेंगे भाज्य। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। चलिए इसको बताना है कि यह भाज्य क्यों है। तो 2 गो 13 है, एक गुना में एक प्लस में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करने से पहले 13 कॉमन ले लेंगे, तो 7 ऐसे ही रह जाएगा, 11 ऐसे ही रह जाएगा। अब 13 आ जाएगा तो 1 बच जाएगा और प्लस यह 13 आ गया है तो 1 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, 13 को ऐसे ही रहने देते हैं। 7 में 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 77, 1 में गुना करेंगे तो 77 ही रहेगा और 1 को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखिए अब 13 हो गया, गुना ही क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा और इसमें 1 से गुना कर देंगे तो देखिए 3 हो गया। अभी बताए हैं जो 1 से अगर स्वयं से लगेगा तो उसको अभाज्य बोलेंगे, और जिसका गुणनखंड 3 हो जाएंगे, 1 से और स्वयं से और एक और किसी संख्या से भाग लग जाए, एक गुना हो जाए तो 3 हो जाए, जिसका गुणनखंड 3 हो जाए तो उसको भाज्य बोलेंगे। तो यह भाज्य संख्या हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं यह भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसमें एक और प्रश्न दिया है, एक ही प्रश्न में 2 दिया है, तो चलिए इसके आगे वाला को भी हम हल करते हैं। चलिए इसमें भी देखिए, इसमें भी 5 2 बार है, एक गुना में है एक प्लस में है, तो क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो 7 गुने 6 गुने 1 हो जाएगा, गुने 4 गुने 3 और गुने 2, 1 को 1 लिख देंगे और 5 को बाहर दे दिए हैं तो 1 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 को ऐसे ही रहने देंगे। जब यह सभी को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1008। ठीक है, 1008 और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009। ठीक है, 1009 और इसमें भी 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंज होगा, नहीं होगा, तो इसका भी 3 गुणनखंड आ गए, इसलिए ये भी भाज्य होगा। ठीक है, भाज्य है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको 6 प्रश्नों तक बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम 7वां प्रश्न को समझते हैं। 7वां प्रश्न दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक खेल के मैदान बना दें। यह मान लीजिए एक खेल के मैदान हो गया, चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या है, इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। फिर प्रश्न को पढ़ेंगे उसके आगे। ठीक है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान को एक चक्कर रवि को लगाने में 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट, तो रवि को लिख लेते हैं 12 मिनट। चलिए इसके आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। जबकि उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक दिशा में चलने में बाद वो पुनः कितने प्रारंभ पर पहुंचेंगे, यानी कि एक ही स्थान पर कितने देर के बाद मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं।
ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। जब 2 से लगाएंगे तो यह 6 हो जाएगा, 18 9 हो जाएगा। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सभी को गुना कर लेंगे, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। इसका आंसर हो जाएगा 36। तो एक ही स्थान पर पहुंचने में उन लोगों को 36 मिनट लगेंगे। आशा करता हूं कि आपको सातों प्रश्न समझ आए होंगे। अगर समझ आए होंगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको क्या डाउट हुआ है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही प्रत्येक प्रश्नावली का वीडियो आपको इसके प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप जरूर देखिए। चलिए, धन्यवाद।